नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथियों तक आज की इस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच गया। तो सभी साथी जुड़िए। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सामान्य जागरूकता का प्रैक्टिस सेट नंबर 66। इससे पहले 65 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। इसी चैनल की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको ये सभी क्लासेस दी गई है और सभी क्लासेस के जो निःशुल्क नोट्स है वो आप धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। और धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको बेहतरीन जबरदस्त शानदार बैच मिल जाता है जो 999 की जगह आपको 699 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ में दिया जा रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको एकदम निःशुल्क मिलने वाली है। सभी क्लासेस, सभी तरह के नोट्स और क्विज यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो इस ऑफर का आप लाभ उठाइएगा। ये आपके लिए मॉक टेस्ट की सीरीज है। जिन बच्चों को लगता है हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हम अब प्रैक्टिस करके जांचना चाहते हैं हमारी तैयारी कैसी है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कैसा पेपर बनेगा, क्या लेवल रहेगा, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जांच सकते हो, परख सकते हो। अभी ये टेस्ट सीरीज 250 की जगह आपको 159 रुपए में उपलब्ध है। आप दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र आप इस ऑफर का जरूर फायदा उठाएं। आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। आपको पूछा गया है कि ये जो लिएंडर पेस है, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट और गोल्फ में से आप लोगों को इसका जवाब देना है। हाँ जी, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप तमाम साथियों का फिर से स्वागत है अपनी इस क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी क्लास के लिए तैयार हो चुके हैं। तो लाइव चैट ओपन कर लीजिए। एक बार मैं चाहूंगा सभी साथी अपनी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका जो भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है वहां तक अपनी इस क्लास को जरूर पहुंचा दे ताकि सभी लोग क्लास में शामिल हो सके। तो लिएंडर पेस का संबंध आप लोगों से पूछा गया है कि ये किस खेल से संबंध रखते हैं। जिन प्यारे साथियों ने आंसर लिखा है लॉन टेनिस, लॉन टेनिस बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लॉन टेनिस जिन्होंने बोला है बिल्कुल सही है। एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज अच्छे से आप लोगों तक पहुंच पा रही है ना? एक बार यस कर दो भाई। ठीक है, देखिए अगर बात करें किसकी, लिएंडर पेस की, तो लॉन टेनिस, ये लॉन टेनिस के प्लेयर है और इन्होंने पद्म भूषण 2014 में प्राप्त किया, पद्मश्री 2001 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1996, 1997 में इनको मिला, अर्जुन पुरस्कार 1990 में इनको मिला। अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो टेनिस के अन्य खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, सानिया मिर्जा और रोहन बोपना। इसके अलावा प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों की बात करें तो साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु। इनका सवाल आता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंध रखता है, ये सवाल लगातार पूछा जाता है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ियों की बात करें तो स्कॉटी सैपलर, स्टीवन मार्क बॉटमले, ये दोनों प्लेयर किसके हैं, गोल्फ के हैं। तो इस प्रकार का एक सवाल प्यारे साथियों लगभग परीक्षा में आपका बन जाता है। जरूर आपको प्रमुख खेलों के खिलाड़ियों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा कि उस्ताद बिंदा खान, प्यारे साथियों बिस्मिल्लाह खान नहीं दिया है, बिंदा खान दिया है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है। बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था, यह आप लोगों को बताना है। बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सैनाई, तबला, सारंगी और बांसुरी में से आप लोगों को जवाब देना है। बिंदा खान का सवाल आप लोगों से पूछा गया है। हाँ जी, चलिए लिखते जाइए। सभी लाइव चैट में अपना बेस्ट ऑप्शन लिखिए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होना जरूरी है, आपको हर सवाल का जवाब लिखना है। ठीक है, अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें कि आपका जवाब सही हो। हमारी क्लास में ना नेगेटिव मार्किंग होती है ना आपकी कोई पहचान को बताया जाता है, तो ऐसे में आप अपने अपने स्तर पर प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल आपको शर्माने की आवश्यकता नहीं है, हर सवाल का जवाब लिखते जाओ। कॉन्सेंट्रेट अच्छा कर पाओगे, अच्छा सीख पाओगे। गलत करने के बाद जब सही का पता चलता है तो वो हमेशा के लिए दिमाग में सेव हो जाता है। सही आंसर करेंगे सारंगी। उस्ताद बिंदा खान जो है ये सारंगी वादक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए उस्ताद बिंदा खान का संबंध सारंगी से है। अन्य प्रतिपादक अब्दुल लतीफ खान, राम नारायण, सुल्तान खान और शकूर खान, ये सभी के सभी सारंगी वादक है। इसके बाद अन्य वाद्य यंत्र और उनके प्रतिपादकों की बात करें तो शहनाई, शहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह खां, अनंत लाल और रघुनाथ प्रसन्ना है। तबला वादकों की बात करें तो अनिदो चटर्जी, पंडित किशन महाराज,
बांसुरी वादकों की बात करें तो बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना और पन्नालाल घोष प्यारे साथियों क्या है आपके बांसुरी वादक है। इस प्रकार से एक सवाल आपका बनता है वाद्य यंत्र और वादकों से संबंधित। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, ये आपको बताना है। हमने जब बैच के अंदर स्टैटिक जीके में भारत के पड़ोसी देश भारत की सीमा के बारे में स्टडी की थी, क्लास करी थी, उसमें हमने ये देखा था कि भारत की सीमा कैसे कैसे कौन कौन से देश से लगती है, कौन से डायरेक्शन में कौन से देश से लगती है। तो उसी क्रम में पूछा है कि समुद्री सीमा भारत कितने देशों के साथ में साझा करता है। 6, 4, 8 और 2 में से आप लोगों को जवाब देना है। ओनली आपको समुद्री सीमा साझा करने वाले देश ही बताना है। ऐसे में ध्यान से जवाब देने की जरूरत है। सही आंसर प्यारे साथियों क्या करेंगे, ऑप्शन डी करेंगे। 2 देशों के साथ में हम समुद्री सीमा साझा करते हैं। देखिए इसके बारे में बात करें तो भारत श्रीलंका और मालदीव देशों के साथ में समुद्री सीमा को साझा करता है। 2 देश है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग होता है, जबकि मालदीव जो है वो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में प्यारे साथियों स्थित है, जो हमारा क्या है पड़ोसी देश है। भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ में साझा करता है। स्थलीय सीमा मतलब जमीनी सीमा। जमीनी सीमा की बात करें तो उत्तर पश्चिम में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा साझा करते हैं, उत्तर में चीन से तिब्बत के साथ में सीमा साझा करते हैं, फिर नेपाल से, फिर भूटान से, और पूर्व में हम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। सबसे कम सीमा हमारी अफगानिस्तान से लगती है, सबसे ज्यादा सीमा हमारी प्यारे साथियों बांग्लादेश के साथ में लगती है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। हरित क्रांति का आया है बच्चों। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी, ये आपको बताना। निम्नलिखित में से किसके आयात पर हरित क्रांति जो है वो निर्भरता कम करती है? पेट्रोलियम, अनाज, कपड़ा और मशीनरी, इनमें से आपको बताना है। अच्छा सवाल है, जबरदस्त, एकदम डिफरेंट टाइप का है आप सब के लिए, मजा आएगा। इसका आंसर दीजिए सभी, चलिए बता दीजिए। हरित क्रांति से भारत की निर्भरता, भारत की आयात की जो निर्भरता है वो कम हुई थी। तो कौन से आयात की? पेट्रोलियम, अनाज, कपड़ा और मशीनरी में से अनाज आयात की जो निर्भरता है ये प्यारे साथियों हमने हरित क्रांति के माध्यम से बहुत कम यानी 0 के बराबर कर डाली थी। हरित क्रांति का प्रभाव इतना पड़ा था कि जो अनाज के लिए हम दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाते थे वो हमने हाथ फैलाना बंद कर दिया, यानी यहां पर हमने अच्छा विकास किया। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई। ये सवाल भी आता है कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1960 में शुरू हुई थी। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया? एमएन स्वामीनाथन ने प्यारे साथियों भारत के अंदर मुख्य रूप से हरित क्रांति का किया था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों के आने से खाद्यान्न की बात करें तो विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में हमने बहुत अधिक वृद्धि की, और यहां पर हमने जो निर्भरता है वो कह सकते हैं एक तरह से खत्म कर डाली। नेक्स्ट है मैसूर दशहरा। भारत के राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। कौन सा दशहरा? मैसूर दशहरा। तो मैसूर दशहरा केरल, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु में से आप लोगों को बताना। मुझे लगता है इस सवाल में अगर देखा जाए तो सवाल के अंदर ही आपको एक तरह से जवाब दे दिया गया है जिस प्रकार से सवाल पूछा गया है। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान से समझकर उत्तर देने की कोशिश करोगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। मैसूर दशहरा 10 दिवसीय त्योहार, 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा होती है। 10वें दिन दशहरा प्यारे साथियों मनाया जाता है। मैसूर दशहरा कर्नाटक मैसूर। ऑप्शन क्या कर देंगे? बी कर देंगे। बिल्कुल सही आंसर है जिन बच्चों ने ऑप्शन बी बोला है। देखिए
मैसूर दशहरा 10 दिवसीय कर्नाटक का क्या है, एक उत्सव है, ठीक है। इसकी मैं बात करूं डिटेल में, तो इसकी शुरुआत 9 रातों से होती है, जिसमें नवरात्रि कहा जाता है। आखिरी दिन विजयदशमी प्यारे साथियों होता है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के अश्विन माह के 10वें दिन प्यारे साथियों मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों की अगर हम बात करें तो सवाल आता है त्योहारों से। हमने त्योहारों वाली क्लास में बैच में डिटेल से पढ़ा है, आसान भाषा में पढ़ा है। आप में से किसी ने क्लास नहीं देखी है तो बैच के अंदर जाना, स्टैटिक जीके में मेरी लाइव क्लास पढ़ी है, वो जरूर आपको देखना। देखिए, कर्नाटक के अंदर गोम्बे हब्बा और गोरी हब्बा त्योहार मनाए जाते हैं। केरल का सबसे प्रसिद्ध ओणम त्योहार, विशु त्योहार, वेट्टुकड़ महोत्सव है। ओडिशा की बात करें तो राजा महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, धनु यात्रा, इसको धनु यात्रा भी बोला जाता है, ये ओडिशा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ महा मगम, चिथिराई और अरुबाथु मूवन, ये प्रमुख त्योहार कहां के हैं प्यारे साथियों, तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए? कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंत में प्यारे साथियों 5 आईआईटी स्थापित हुए भारत में? ये पंचवर्षीय योजना बताना है, तीसरी थी, चौथी थी, पहली थी या दूसरी प्यारे साथियों पंचवर्षीय योजना थी? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल आपसे पूछा गया है। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। क्लास को भाई लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग, है ना। और अपना आंसर हर हाल में आपको कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में लिखना है, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी जबरदस्त शानदार प्रैक्टिस हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही बात कर रहे हैं भाई, पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन क्या करेंगे? ऑप्शन सी कर देंगे। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें बचत बढ़ाने पर प्यारे साथियों जोर दिया गया था। एक बात तो यह ध्यान रखना, इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर प्यारे साथियों ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें बांधों और सिंचाई में निवेश प्यारे साथियों किया गया था। प्यारे साथियों, उदाहरण की बात करें तो इस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। लक्ष्य वृद्धि रखी गई थी 2.1%, प्राप्त कितना हुआ था? 3.6%। यानी आजादी के बाद ही भारत ने पहली ही पंचवर्षीय योजना में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल करी और बहुत अच्छा विकास किया। नेक्स्ट है, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की? 2023 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में प्यारे साथियों हम बात कर रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल प्यारे साथियों उत्तराखंड में होंगे। 37 में आप लोगों को यहां पर बताना है। 8, 2, 5 और 10 में से जवाब लिखना। बता दीजिए आंसर। हाँ, तो सही आंसर क्या होगा? कितने देशों में, सॉरी कितने शहरों में? तो 5, 5 शहरों के। ऑप्शन क्या करेंगे? सी। ये 5 शहर कौन से राज्य के थे? तो देखिए, राष्ट्रीय खेल 2023 37वां संस्करण ओलंपिक से प्रेरित भारत का अपना बहु खेल आयोजन गोवा के 5 शहरों में आयोजित हुआ था। गोवा के 5 शहर में मापुसा, मंडगांव, पंजिम, कोंडा और वास्को, इन 5 शहरों में राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए। राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका की बात करें तो सवाल यहां से भी काफी बार पूछ लिया गया है। इसी वर्ष प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा था, 80 गोल्ड मेडल जीते थे, 69 रजत और 79 कांस्य पदक महाराष्ट्र ने जीते। दूसरा स्थान सर्विसेज का रहा, जिसने 66 गोल्ड जीते। तीसरा स्थान हरियाणा का रहा, जिसने 62 गोल्ड जीते। राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन प्यारे साथियों उत्तराखंड, आपको याद रखना, ठीक है, उत्तराखंड 38। नेक्स्ट है, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। बिल्कुल करता है। अगर
हमारा संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित नहीं करेगा तो फिर सरकार निरंकुश हो जाएगी और जैसा चाहे जनता के साथ व्यवहार करेगी। तो ऐसे में संविधान ने सरकार की शक्तियों को सीमित किया है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ फिर खाली जगह है को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो सबसे बड़ा जनता के पास वो कौन सा हथियार है जिसकी वजह से हर सरकार को डर लगता है, हर सरकार अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करती है, हर सरकार जो है सभी के लिए सम्मान कार्य करती है। और वो हथियार है आपको बताना है मौलिक अधिकारों का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, मौलिक कर्तव्यों का या फिर आर्थिक कर्तव्यों का। इनमें से आप लोगों को बताना है। सवाल बहुत जबरदस्त तरीके से पूछ, मजा आ गया भाई। इस तरह का सवाल पूछने में मेहनत लगती है ना। कितना अच्छा सोच विचार कर प्यारे साथियों लिखा गया है, कितना सुंदर इस सवाल में लिखा गया है, मजा आ गया इसको देख के। तो यहां पर जो साथी कहेंगे कि सर मौलिक अधिकार वो हथियार है जो सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं और हम सभी के पास में है और इनका उल्लंघन कोई सरकार नहीं कर सकती। ऐसा दम किसी सरकार में नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीन सके। ऑप्शन ए प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे साथियों देखिए कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। इनको भारत का मेग्ना कार्टा बोला जाता है। सवाल खूब पूछा जाता है कि भारत का मेग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो मौलिक अधिकारों को बोला जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक प्यारे साथियों क्या है, मौलिक अधिकार है। संविधान में 6 प्यारे साथियों क्या है, मौलिक अधिकार है। समानता का सबसे बड़ा अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 में दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्यारे साथियों अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्यारे साथियों अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया है। तो ये सभी प्यारे साथियों हमारे क्या है, मौलिक अधिकार। उम्मीद करता हूं आप सबको याद है, नहीं है तो जरूर कर लेना। नेक्स्ट है ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर है। टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं भाई। टेबल टेनिस की स्पर्धा में अगर दोनों खिलाड़ियों के अंक 10-10 है तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना है ना। मतलब दो खिलाड़ी है, दोनों के अंक कितने हैं, 10-10 है। अब दोनों में से किसी को अगर जीतना है तो कितने पॉइंट उसको लेने पड़ेंगे, 2, 3, 1 या 4, इनमें से आपको आंसर देना है। बताइए। स्पोर्ट से बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इस प्रकार के सवाल भी खूब बनते हैं। कितने लोग देखते हैं सही आंसर कर पाएंगे। सही आंसर क्या करेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन करेंगे हम सी, यानी एक अंक की बढ़त बनाकर, क्योंकि 11 से तो वो मैच जीत लेगा। देखिए टेबल टेनिस के नियमों के अनुसार एक खिलाड़ी 11 अंक बनाकर टेबल टेनिस का खेल जीत सकता है, जिसमें प्रत्येक उल्लंघन के लिए 1 अंक उसको दिया जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी को लगातार 2 बार सर्विस करने का मौका मिलता है। पहले 11 अंक हासिल करने वाले को प्यारे साथियों इसमें विजेता घोषित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। अधिक का सर्वोच्च साक्षरता दर का आपसे पूछा है। मिजोरम, केरल, त्रिपुरा और पंजाब में से प्यारे साथियों आप लोगों को इसका जवाब देना है। ये सवाल आज की क्लास का लड्डू टाइप का बोनस सवाल आपके लिए। आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस अप कर पाएंगे। तो लगता है कि सब के सब क्या लिखेंगे सर, हम सब क्या लिखेंगे, पर बी लिखेंगे। केरल जो दिख रहा है ना,
ये इस प्रकार के सवालों का क्या होता है सही जवाब। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर भारत की 74.04 रही, पुरुषों की 82.14, महिलाओं की 65.46% रही। उच्चतम साक्षरता यानी सर्वाधिक साक्षरता केरल की रही 94%, पुरुषों की रही 96.11, महिलाओं की रही 92.07%। न्यूनतम साक्षरता बिहार की रही 61.80, पुरुषों की रही थी 71.20, महिलाओं की 51.50। ठीक है। उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे ना तो लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे आगे रहा। महिला पुरुषों की साक्षरता दर में अगर सबसे बड़ा अंतर पूछे तो मैंने आपको कल की क्लास में शायद बताया था कि अंतराल सबसे ज्यादा राजस्थान में, महिला और पुरुष साक्षरता का जो अंतराल है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। ध्यान देना, नहीं का बोला है कि कौन सा जो स्थल है वो भारत में नहीं है। कलसी, कंधार, मस्की और गिरनार में से आप लोगों को प्यारे साथियों बताना है कि सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा शिलालेख भारत में नहीं है। प्यारे साथियों नाम से ही पता चल रहा है कंधार शिलालेख भारत में नहीं है। ऑप्शन क्या करेंगे, बी कंधार, अफगानिस्तान में। देखो मौर्यकालीन शिलालेख कंधार अफगानिस्तान में है। उत्तराखंड में कलसी के शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए भारतीय शिलालेखों का एक क्या है, समूह है, जिनको कलसी शिलालेख बोलते हैं। मास्की जो है, मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में एक शहर और पुरातात्विक क्या है प्यारे साथियों, स्थल है। कोई सा भी पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे कल से पूछ लेगा, मास्क की पूछ लेगा। और रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है, जिसे रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है, ये गुजरात के प्यारे साथियों जूनागढ़ में स्थित। ये भी प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। उत्तर पश्चिम में आज की क्लास को अगर अच्छे से देखा है, पूरा देखा है, जब से मैं क्लास शुरू कर किया हूं तब से लेकर, तो फिर इसका जवाब आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। मतलब ये भी मेरे हिसाब से आपके लिए आज बोनस बनने वाला है। बता दो उत्तर पश्चिम में। आपको दिया है बांग्लादेश और म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल, चीन, भूटान और नेपाल। उत्तर और पश्चिम की प्यारे साथियों हम बात करें तो यहाँ पर दो देश आते हैं, अफगानिस्तान और प्यारे साथियों पाकिस्तान, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए भारत की अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों के साथ लगती है। उत्तर पश्चिम मैंने आपको बताया पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है। उत्तर में चीन तिब्बत से सीमा लगती है, नेपाल भूटान से सीमा लगती है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। समुद्र के पार हमारे दक्षिण पड़ोसी दो देश है, श्रीलंका और मालदीव, ये दो देश। नेक्स्ट है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट लॉन्च किया, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। तो ये जो चैट बोट है इसका नाम क्या है। किसान ई योजना लॉन्च किया, किसान ई संदेश, किसान ई समाधान या किसान ई मित्र, आप लोगों को बताना है। आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, पीएम किसान योजना भारत की बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है, जो अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ही ये लॉन्च किया गया है, और यह है किसान ई मित्र चैट बॉक्स। किसान ई मित्र चैट बॉक्स के माध्यम से किसान सीधी अपनी शिकायत उस चैट बॉक्स के माध्यम से भेज सकता है। देखिए बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे फरवरी 2019 में शुरू किया गया। प्यारे साथियों याद रखना, पूछ लेगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई, तो फरवरी 2019 में शुरू हुई।
इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 की सहायता राशि प्यारे साथियों प्रदान की जाती है। 2-2 हजार की 3 किस्तें इसमें किसान को दी जाती है, सीधा किसान के खाते में यह राशि आती है। किस मंत्रालय के अधीन ये योजना काम कर रही है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन पीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। ठीक है, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, राशि, मंत्रालय और कब शुरू हुई और चैटबॉट इसमें याद रखना, किसान ई मित्र। नेक्स्ट है बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये सवाल, ऐसे सवाल बनते हैं प्यारे साथियों। बैंकिंग विनियमन अधिनियम का पूछा है कि 1959 में आया, 1999 में, 1949 में या 1967 में? आप लोगों को बताना है कि सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, लिखते जाइए। बैंकिंग विनियमन अधिनियम। हाँ, कितने लोगों को पता है इसके बारे में? अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है। अच्छी तैयारी वालों का जवाब ही मुझे लगता है इसमें सही आएगा। 1949 जो बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, 1949। यानी ऑप्शन क्या कर देंगे हम? सी कर देंगे इसमें। देखो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 भारत का एक ऐसा कानून है जो भारत में सभी बैंकिंग कंपनियों को विनियमित करता है। यह अधिनियम 16 मार्च 1949 को लागू हुआ और 1 मार्च 1966 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को बदला गया। बदला कब गया था? 1 मार्च 1966। यह 1956 में जम्मू कश्मीर में प्यारे साथियों लागू किया गया था बैंकिंग विनियमन अधिनियम। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा, स्पिनोजा पुरस्कार है, एक बड़ा पुरस्कार है जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। डच का क्या बोला जाता है? नोबेल पुरस्कार। तो इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। इन 4 लोगों में से आपको आंसर देना है। जॉयिता गुप्ता दिया है, रेखा शर्मा दिया है, एम गोरवी रेड्डी दिया है और माधवी पुरी बूच आप लोग। चलो जी बता दो सारे। ये भी डिफरेंट है, अच्छा सवाल है। कितने लोग सही बताएंगे देख लेते हैं। डच रिसर्च काउंसिल के द्वारा स्पिनोजा पुरस्कार दिया जाता है, शिक्षा जगत का है। ये जोइता गुप्ता को दिया गया था हाल फिलहाल ही, मतलब 2023 के लास्ट में आई थिंक ये दिया गया था। देखो, जोइता गुप्ता डच रिसर्च काउंसिलिंग यानी एनडब्ल्यूओ स्पिनोजा पुरस्कार डच शिक्षा जगत में उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है, दिया जाने वाला पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ताओं में शामिल होते हैं। यह पुरस्कार नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भी है। इस पुरस्कार का नाम बारूक स्पिनोजा के नाम पर प्यारे साथियों रखा गया है, जिसको डच का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध प्यारे साथियों भाग 2 का है, भाग 4 का है, भाग 1 का है या भाग 3 का है? इनमें से आप लोगों को देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए सही है। मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना वो कौन से भाग में ही आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक मैंने आपको बता रखा है बहुत बार। ये अनुच्छेदों की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक हमारे क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। और अनुच्छेद 51 कैग के अंदर प्यारे साथियों हमारे सभी के सभी मौलिक कर्तव्य है। हमारे मौलिक कर्तव्य प्यारे साथियों 11 है। नीति निर्देशक सिद्धांत प्यारे साथियों भाग 4 में विद्यमान है। ऑप्शन क्या कर देंगे? बी कर देंगे। देखिए, भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। ये सवाल अच्छा सवाल है, स्टार कर लेना, ये काफी बार पूछा गया है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से प्यारे साथियों इनको लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ये गैर न्याय संगत है। कानून के माध्यम से इनको जो है लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, 3-3 अंकों का मतलब है 40-40 का स्कोर होना। आप कहोगे सर
3 अंकों में स्कोर 40-40 कैसे होता है? तो होता है टेनिस के अंदर। अगर टेनिस का खेल आप देखते हो तो आपको पता होना चाहिए। तो जब 40-40 का स्कोर हो जाता है तो इसको किस नाम से जानते हैं? इक्वल या इक्वल, ड्यूस, बैंक या रेटल? इनमें से आप लोगों को जवाब देना है। देखते हैं कितने लोगों को टेनिस के खेल के बारे में समझ है, कितने लोगों का आंसर सही बैठता है। 40-40 अंक कैसे होते हैं? 15, 30 और 40 ऐसे चल रहा है। जैसे कोई खिलाड़ी मान लो पहला लेता है तो पहला पॉइंट लेता है उसको 15 अंक मिलते हैं, दूसरा लेते ही उसको 30 अंक मिलते हैं और तीसरा लेते ही उसको 40 अंक मिलते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पॉइंट, तो 3 पॉइंट में उसका स्कोर कहाँ पहुंच जाता है? 40 पहुंच जाता है। अब मान लो 2 खिलाड़ियों का स्कोर कितना हो गया है? 40-40। तो फिर उसको किस नाम से जानेंगे? ड्यूस के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे ड्यूस। क्या बोलेंगे? ड्यूस। देखिए, टेनिस स्कोरिंग सिस्टम के अनुसार किसी खिलाड़ी या टीम का गेम जीतने के लिए 4 अंक जीतने होते हैं। कोई गेम 0-0 से शुरू होता है। टेनिस में 0 अंक को लव कहा जाता है, ये याद रखना। 0 अंक जब होता है टेनिस के अंदर तो उसको किस नाम से जानते हैं? लव के नाम से जानते हैं। अंकों की प्रगति इस प्रकार होती है। पहला अंक मैंने बताया 15, दूसरा अंक 30 और तीसरा अंक 40 का स्कोर देता है। चौथा अंक होता है गेम का। चौथा होते ही मतलब वो टीम या खिलाड़ी गेम जीत लेगा। ड्यूस के बाद अगला अंक जीतने वाले खिलाड़ी को ही क्या मिलता है? गेम का लाभ मिलता है, क्योंकि ड्यूस के बाद जो पॉइंट निकालता है उसी का प्यारे साथियों खेल बन जाता है। प्यारे दोस्तों, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा समय। आपको लगता है कि हमारी तैयारी 60-70% पहुंच गई है, तो शीघ्र अतिशीघ्र इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। नाम मात्र का शुल्क है। अगर आपकी तैयारी, आपकी परीक्षा, आपके कंपटीशन और आपके सिलेक्शन की हम बात करें तो ये कीमत जो है 159, ये बहुत कम है, क्योंकि जबरदस्त आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है जिसमें सभी सवाल व्याख्यात्मक है, सभी सवाल जबरदस्त लेवल के हैं, परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, परीक्षा जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग है। तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके अपनी तैयारी की जांच करें। मेरी मुलाकात आप लोगों से आगे नई लाइव क्लास में होगी। क्लास के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं क्लास आपके लिए अच्छी रही है। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभा के लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आप सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।